लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, और राजनीति विज्ञान में आज एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसके संदर्भ में आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, वह चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों न हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह पार्ट बेहद ही यूज़फुल है और आप ध्यान से इस क्लास को देखें। हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पहला कदम क्या था और उस पहले कदम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। एकदम आप सही समझ रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। इसके बैकग्राउंड को आपने पिछले क्लास में समझा था कि कौन सा वह सर्कमस्टांसेस था जिस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। तो माने रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के उपबंध को समझ लें या उसके बैकग्राउंड को समझ लें। बैकग्राउंड को समझा है तो उपबंध आ जाएगा, और उपबंध को अगर समझा है तो आपको बैकग्राउंड का एक सिनेरियो आपके माइंड में जन्म ले लेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया वह प्रावधान दो जगहों पर लागू हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान जो किए गए वे दो थे। एक प्रावधान वह था जो कि ब्रिटेन में लागू हुआ, दूसरा प्रावधान वह था जो कि भारत में लागू हुआ। तो आपको यहाँ पर आप पहले अपने बात को आप भागों में बांट लेना है कि कौन सा ऐसा प्रावधान था जो कि ब्रिटेन में लागू किया गया और कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि भारत में लागू किया गया। आपको बात मालूम होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो उसका संचालन करने के लिए तत्कालीन इंग्लैंड में दो मुख्य संस्थाओं की भूमिका अग्रणी थी। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको कहते हैं निदेशक मंडल, दूसरा था बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं स्वत्वधारी मंडल। निदेशक मंडल के अंतर्गत कुल 24 सदस्य होते थे। उसमें एक अध्यक्ष था, दूसरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, एक गवर्नर को रखा गया था जिसके द्वारा कंपनी को संचालित किया जाना था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वह कौन सा प्रावधान है जो इंग्लैंड में लागू किया गया और वह कौन सा प्रावधान है जो कि भारत में लागू किया गया। जो इंग्लैंड में लागू किया गया, सबसे पहले उसमें निदेशक मंडल। सबसे पहले आपने एक बात पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, और दूसरा आपने पढ़ा कि स्वत्वधारी मंडल। स्वत्वधारी मंडल, निदेशक मंडल माने क्या हुआ? निदेशक मंडल माने हुआ कि जो कंपनी का संचालन करते थे। स्वत्वधारी मंडल के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिन्होंने कंपनी में अपने शेयर लिए हैं, जिन्होंने अपने कंपनी में धन को लगाया है, संपत्ति को लगाया है। तो दो प्रकार की संस्थाएं इसमें काम कर रही थी, निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज, दो लोग इसमें काम कर रहे थे। इसके संदर्भ में परिवर्तन कर दिया गया। पहले इसमें कुल 24 सदस्य होते थे, 24 सदस्य थे और इनका निर्वाचन प्रति वर्ष कराया जाता था। इनका निर्वाचन प्रति वर्ष था। ये अब इसमें कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया, और यह प्रावधान भी कर दिया गया कि अब 1/4 सदस्य प्रति वर्ष इसमें निर्वाचित होंगे। 1/4 सदस्य, अर्थात यह प्रावधान हो गया कि अब 6 सदस्यों का ही निर्वाचन प्रतिवर्ष कराया जाएगा। यह किया गया वह प्रावधान है जिसको लागू किया गया कहाँ पर? इंग्लैंड में लागू किया गया। इसलिए 24 सदस्यों का कार्यकाल पहले 1 वर्ष था, अब 4 वर्ष कर दिया गया, और 1/4 सदस्यों का निर्वाचन प्रति वर्ष। दूसरी
महत्वपूर्ण तब्दीली जो की गई वह तब्दीली यह है कि अब इसमें यह बात कह दिया गया कि 1000 पाउंड के शेयर धारक ही 1000 पाउंड के शेयर धारक जो 1 वर्ष पूर्व के हैं उनके द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लिया जाएगा, जबकि इसके पहले यह धनराशि केवल 500 पाउंड थी। तो थोड़ा सा निदेशक मंडल के संदर्भ में कठोर बनाया गया कि ऐसे में निदेशक मंडल थोड़ा अपनी नीतियों को बनाने में सक्षम होगा, क्योंकि जब इलेक्शन प्रतिवर्ष हो रहा है तब स्वाभाविक बात है कि हर एक सदस्य केवल अपने इलेक्शन के बारे में सोच रहा है, न कि कंपनी के बारे में। इसलिए पहला यह प्रयास कर दिया गया कि निदेशक मंडल के संदर्भ में और इसमें स्वत्वधारी मंडल के संदर्भ में यह प्रावधान कर दिया गया कि इस चुनाव में अब वे लोग भाग लेंगे जो लोग 1000 पाउंड के शेयरधारक हैं, जबकि यह 500 था। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके द्वारा कौन सा वह प्रावधान कर दिया गया जो कि भारत में लागू हुआ। भारत में जो प्रावधान लागू किया गया वह है सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को आया पहला वारेन हेस्टिंग्स को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी। ये सारा सवाल आपको आता है। और इसके अलावा भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, अब मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को, मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। दूसरा, इसमें यह बात भी किया गया इसी एक्ट की सिफारिश पर 1774 ईस्वी में 1774 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। कलकत्ता में कब किया गया? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। और यह सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, इसका प्रावधान कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी एलिजा इम्पे की। आपको आएगा कि कौन था? एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। चैम्बर्स, लेमिस्टेयर तथा हाइट, चैम्बर्स, लेमिस्टेयर तथा हाइट को इसका अन्य न्यायाधीश बनाया गया। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत में भले ही सर्वप्रथम कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ, परंतु यह न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, बल्कि इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत अपील की जा सकती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट तो लाया ज़रूर गया, और इसका महत्व भी इस बात में है कि इसने कंपनी के ऊपर सर्वप्रथम नियंत्रण की स्थापना की, बट इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। आपको यह अप्रोच भी बनाना है कि किसी कंसेप्ट, नियम, कानून के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं।
अगर उसका मेरिट है तो डिमेरिट भी ज़रूर होगा। तो और मेरिट और डिमेरिट को खोजने के लिए कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। जैसे ही इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष किया गया, तब इसके सदस्य मनमानेपन पर उतारू हो गए। उनके द्वारा मनमानापन किया जाने लगा, क्योंकि उनको लगा कि अब तो 4 वर्ष से पहले हमको पद से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का निर्माण जरूर किया गया था, लेकिन यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। तीसरा, जो 500 पाउंड का शेयर धारक आभे निदेशक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता था, अब जब 1000 पाउंड कर दिया गया, तब वह भी कम हो गया, उसकी भी सीमा कम हो गई और कम लोगों को मताधिकार मिल गया। तो कहने का आशय क्या है कि इस एक्ट में जो दोष आ गए, तब इस दोष को भी अब दूर करना है, और इस दोष को दूर करने के लिए कोई संवैधानिक विकास के अगले चरण में कोई दूसरा प्रावधान किया गया होगा। और जो अगला प्रावधान किया गया उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट यह एक प्रकार से क्या है, यह रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने का एक प्रयत्न है। और इस पर भी आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट पर यह तथ्यात्मक जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ आज का हम लोगों की ये बात यहीं तक है। ये अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।